तो जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। तो आज अपन फिजिक्स का भाग नंबर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज अपन पढ़ेंगे विद्युत आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक। तो आवेश के कौन कौन से मात्रक है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। दूसरा मात्रक अपन पढ़ते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक। आवेश का सीजीएस मात्रक है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। तीसरा पढ़ते हैं अपन आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक जो होता है 1/10 EMU। अब अपन पढ़ते हैं आवेश के अन्य मात्रक। आवेश के अन्य मात्रक। आवेश के अन्य मात्रक का उपयोग किस के रूप में किया जाता है? दैनिक रूप में किया जाता है। जैसे कि अपन समझते हैं कि माइक्रो कूलाम। दूसरा है जिसका नाम है नैनो कूलाम। और तीसरा है जिसका नाम है पिको कूलाम। और चौथा मात्रक है जिसका नाम है मिली कूलाम। अब अपन समझते हैं कि इसका मान कितना होता है। तो एक माइक्रो कूलाम, एक नैनो कूलाम, एक पिको कूलाम और एक मिली कूलाम, इनका मान कितना होता है? तो एक माइक्रो कूलाम बराबर हो जाया करे 10⁻⁻6 कूलाम। 10⁻⁻6 कूलाम। तो एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम और एक नैनो कूलाम बराबर हो जाया करे 10⁻⁻9 कूलाम। कितनी हो जाया करे? 10⁻⁻9 कूलाम। तो 10⁻⁻9 कूलाम और एक पिक्की कूलाम बराबर हो जाया करे, पिक्की कह दो या पिको कूलाम, एक पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम और एक मिली कूलाम बराबर हो जाया करे 10⁻8 कूलाम। तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है दैनिक जीवन में। कहाँ होता है? दैनिक जीवन में। इसका उपयोग दैनिक जीवन में इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही छोटे मात्रक है। जैसे कि अपन सीधा इसको कूलाम है, ये स्टेट कूलाम, ये क्या है? बड़े मात्रक है जिसका अपन दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपन इन छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आके अपन चर्चा करेंगे। अब अपन समझेंगे कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक
तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है जिसका नाम है फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक का क्या नाम है? फ्रैंकलिन। अब प्रश्न उठता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है जिसका नाम है फेरड या फेराडे। ठीक है। अब अपन समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती? आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है? ये प्रश्न उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिसने कल की क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से समझा है। जिसने भी कल की क्लास को नहीं देखा है तो वो सबसे पहले कल की क्लास देखे, उसके बाद में ये क्वेश्चन समझ में आएगा। उसमें मैंने आपको आवेश की संकल्पना पूरी तरह से समझाया गया है। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती? ये प्रश्न अपन को समझना है। तो प्रश्न ये है कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला बल, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना होता है। कितना होता है? 1837 गुना होता है। इसलिए ये क्या नहीं होता है? आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का द्रव्यमान कम। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई बहुत ही अच्छी तरह से। अब अपन समझते हैं आवेश की उत्पत्ति किसके कारण होती है? आवेश की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो आवेश की उत्पत्ति किसके कारण होती है? अभी अपने पढ़ा है कि आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। तो आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। अब अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व हो सकता है? क्या द्रव्यमान के बिना आवेश का द्रव्यमान के बिना
आवेश का अस्तित्व हो सकता है। तो द्रव्यमान के बिना क्या आवेश का अस्तित्व हो सकता है? तो द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको याद रखना, नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है? क्या आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है? तो क्या आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा यस, हाँ हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है और आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं कि एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? यदि कोई आवेश क्या है, स्थिर है, तो देखो एक स्थिर आवेश, एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर, अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये फैक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करते हैं। अब है कि एक गतिशील आवेश, ये अपन ने क्या पढ़ा? स्थिर आवेश। अब अपन बात करते हैं गतिशील आवेश, गतिशील आवेश। अब आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो एक स्थिर आवेश में तो क्या होगा? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और एक गतिशील आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र भी होगा प्लस क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, दोनों उत्पन्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि एक आवेश नियत वेग से चल रहा है। आवेश क्या चल रहा है? नियत वेग से। आवेश यदि नियत वेग से चलता है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। ये क्वेश्चन आज मैं जो करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको याद होगा तो आवेशन की विधियाँ पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो अपन आवेशन की विधियाँ नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं कि यदि आवेश त्वरित वेग से गति कर रहा है, त्वरित वेग से, तो कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? आवेश त्वरित वेग से गति करेगा तो वो होगा एक विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस क्या करेगा? चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ये क्वेश्चन याद होंगे तो आवेशन की विधियाँ पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे आवेशन की विधियाँ। जय हिंद।